आइए दोस्तों, हम कक्षा 10वीं के लिए एक्सरसाइज 3 का परिवहन चैप्टर जो बायोलॉजी का चैप्टर है उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोत से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी पदार्थ एवं हानिकारक पदार्थों को उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने की क्रियाविधि को परिवहन कहते हैं। इसका मतलब भी हो गया, परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टिंग, यानी कि एक वस्तु को या एक चीज़ को दूसरे जगह तक पहुंचाना या दूसरे वहां से लाने की क्रिया को हम परिवहन कहते हैं। जिस तरह से हम गाड़ी से किसी सामान को यहाँ से कहीं दूर बाहर भेजते हैं या बाहर से लाते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी एक परिवहन की कार्य होती है, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे हमारे कुछ उपयोगी पदार्थ होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, पोषक तत्व, खनिज, जिनका ज़रूरत हमारे शरीर को, हमारी कोशिकाओं को होता है। इनकी ज़रूरत होता है ताकि हमारी कोशिका जो है विकसित हो सके और हमारे शरीर विकसित होगा फिर उससे। तो ऑक्सीजन तो आप समझ ही रहे हैं कि उसी तरह से कुछ हमारे शरीर में अनुपयोगी पदार्थ होते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर में कुछ अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम ना उसको निकालें तो हानिकारक गैस है, या यूरिन जो हम अपने मूत्र के द्वारा निकालते हैं, या अपशिष्ट पदार्थ। तो ये सब क्रियाविधि लगी रहती है। तो इस मतलब कुछ वैसे ज़रूरी उपयोगी पदार्थ जिनका ज़रूरत हमारे शरीर को है, तथा वैसे बेकार वेस्ट मटेरियल, वेस्ट पदार्थ जो हमारे शरीर को जरूरी नहीं है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उनको शरीर से निकालना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। अब परिवहन के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। तो परिवहन 3 प्रकार के होता है। द्रवित अवस्था के आधार पर परिवहन को 3 प्रकार यानी कि 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जल परिवहन, दूसरा रुधिर या रक्त परिवहन, और तीसरा लसिका परिवहन। अब बात करते हैं जल परिवहन का। तो जल परिवहन वैसे जीवों में होते हैं जिनका परिवहन सरल होता है, या एक कोशिकीय जीव होते हैं, या सेलियन ट्रेट होते हैं। आपने नवा कक्षा में पढ़ा होगा, इन क्लास में आपने पढ़ा होगा कि विटेकर नामक वैज्ञानिक ने जीवों को 6 भागों में बांट दिया था, जिसमें से एक उसका भाग था सेलियन ट्रेटा। तो उसके अंतर्गत जितने भी आने वाले प्राणी हैं या एक कोशिकीय जीव हैं, जैसे तारा फिश, या फिर आप बात करते हैं हाइड्रा वगैरह का, तो वो जितना भी जीव है उनमें सरल परिवहन होता है। तो वैसे जीव जिनमें सरल परिवहन होता है उनमें जल परिवहन होता है। दूसरा रुधिर या रक्त परिवहन। रुधिर या रक्त परिवहन या लसिका परिवहन वैसे जीव जंतुओं में होता है जिनका परिवहन जटिल हो, जैसे मनुष्य। आप जानते हैं कि हम में रक्त बहता है, रक्त परिवहन होता है, लसिका परिवहन होता है। आइए आगे हम देखते हैं पौधे में परिवहन। तो पौधे में परिवहन देखने से पहले हमारा आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग हमारा वीडियो देखने से पहले एक कॉपी और एक कलम लेकर बैठे, ताकि कुछ बात ऐसी होंगी जो हम लिख के नहीं बता पाएंगे, खाली बोल के ही बता पाएंगे। तो आपको उस बातों को नोट करना होगा। इसलिए आप ऐसा करें कि एक कॉपी और पेन लेकर बैठे ताकि आपको दिक्कत ना हो। हाँ, तो आइए अब देखते हैं पौधे में परिवहन। पौधे में संवहन के लिए 2 संवहनीय ऊतक होती हैं। पूरे पौधे में संवहन यानी कि संवहन परिवहन एक ही चीज़ है। संवहन परिवहन के लिए 2 संवहनीय ऊतक होती हैं। पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। अब आते हैं जाइलम के बारे में देखते हैं। तो देखिए जाइलम जो है वो जड़ से क्या करता है? जाइलम जल एवं खनिज लवणों को जड़ से लेकर पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जड़ से लेकर पत्तियों तक जल एवं खनिज लवणों का। अब आप देख पा रहे हैं कि हम जल और खनिज लवणों को हमने घेर दिया है। तो जल और खनिज लवणों को हमने इसलिए घेर दिया है कि ठीक है, जल और खनिज लवणों को तो ले जाता है, लेकिन उससे पहले जल और खनिज लवण है उसको जड़ के मूल रोमों द्वारा, आप जड़ देखे होंगे उसमें देखे होंगे छोटे ऐसे होते हैं, कुछ दिखाई देते हैं, तो उन्हें मूल रोम कहा जाता है। तो मूल रोमों के द्वारा अवशोषण किया जाता है जल एवं खनिज लवण, घुलित जल एवं खनिज लवणों को।
मूल रोमों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, जल एवं खनिज लवणों को। तो आप तो जानते हैं कि इन मूल रोमों के द्वारा किया जाता है अवशोषण। तो ये जो मूल रोम होते हैं वो एक क्रिया होता है जिसको परासरण की क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परासरण की क्रिया। तो परासरण की क्रिया के द्वारा ही मूल रोम अवशोषित कर पाते हैं जल को, और फिर जड़ से जाइलम जो है जड़ और घुलित खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है। लेकिन आप अभी भी थोड़ा सा डाउट में होंगे कि आखिर परासरण की क्रिया होती कैसे है। तो हम आपको बताते हैं कि जड़ के जो होते हैं भाग मूल रोम, उनमें सांद्रता कम होती है, जबकि मिट्टी में जो जल और घुलित खनिज लवण होता है उसका सांद्रता अधिक होता है, यानी कि जिसको घना बोल सकते हैं। तो आप तो जानते हैं कि जहाँ भी घनापन कम होगा और जहाँ, जैसे आप देखिए एक जगह अधिक पानी है, एक गड्ढा में अधिक पानी है, ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए दिखाते हैं आपको। एक हम गड्ढा लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे रास्ता है, लेकिन अब इधर एक गड्ढा है, लेकिन अभी इतना ही पानी हो पाया है कि ये भर गया, लेकिन अचानक से इसके भरने से इसमें अधिक पानी होने लगेगा। तो क्या होगा? अब जहाँ पे खाली है, यानी कि जहाँ कम घना है, वहाँ पानी जाना शुरू हो जाएगा। तो सेम बात वही है कि कम सांद्रता वाले से अधिक सांद्रता वाले से कम सांद्रता वाले की ओर जो है खनिज लवण एवं द्रवित खनिज लवण का बहाव होता है। तो हमने जल एवं खनिज लवणों को इसलिए घेर रखा था। अब आइए फ्लोएम का बात करते हैं। तो फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए कार्बनिक खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। फ्लोएम जो है वह ऊपर से नीचे, यानी कि पत्ती, जस्ट लाइक पत्ती मान लीजिए किचन है, हमारे घर का किचन। अब वहाँ जो भोजन बनता है पत्ती उसको फ्लोएम उसको वहाँ से उठाकर प्रत्येक शाखा तक, तना तक तथा जड़ तक पहुँचाने का कार्य करता है। और इसकी हेल्प जो है फ्लोएम का जो हेल्प जो है वो चालिनी नलिका और सह कोशिकाएं करते हैं। अब हम आइए थोड़ा सा देखते हैं जाइलम और फ्लोएम में अंतर, आखिर अंतर क्या है दोनों में। अब आइए, इसकी कोशिकाएं मृत होती है। जाइलम और फ्लोएम में हम अंतर देख रहे हैं, तो उसमें देखते हैं कि पहला जाइलम का अंतर देखते हैं। तो इसमें कहता है कि इसकी कोशिकाएं मृत होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बना देता है क्वेश्चन ऐसे कि इनमें से किनकी कोशिकाएं मृत होती है या जीवित होती है, दे देगा जाइलम फ्लोएम दोनों, नन ऑफ दिच, ऐसे दे देगा। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा। आगे देखिए, दूसरा कहता है कि यह जल एवं खनिज लवणों का स्थानांतरण ऊपर की ओर करता है। कौन? जाइलम जो है वो जल एवं खनिज लवणों को जड़ से लेता है और पत्ती की ओर, यानी कि ऊपर की ओर पहुंचाता है। लेकिन फ्लोएम में जैसे ही आते हैं तो देखते हैं यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण नीचे की ओर चालिनी नलिका तथा सह कोशिकाओं के द्वारा करता है। अब फ्लोएम जो है वो चालिनी नलिका एवं सह कोशिकाओं के द्वारा खाद्य पदार्थों को पत्ती से लेके नीचे, लेकिन कभी कभी ऐसा अपवाद केस होता है जिसमें नीचे की ओर ना करके ऊपर की ओर भी करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि खनिज लवण, एक बात और छूट गया इधर, तो आप देख लीजिए कि खनिज लवण जो होता है, जितना भी खनिज लवण को जो अवशोषित करता है। अब आपको लग रहा होगा कि खनिज लवण क्या, तो आप जानते हैं कि बहुत सारे तत्व जैसे कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह तत्व पाए जाते हैं पेड़ पौधे में। तो खनिज लवण में यही सब तत्व घुलित होते हैं, ठीक है। जैसे आप बात करिएगा तो क्लोरीन को क्लोराइड के रूप में लेता है, उसी तरह से आप फास्फोरस की बात करिएगा तो फॉस्फेट के रूप में लेता है, और आप बात करिएगा किसका, और भी किसी, जैसे नाइट्रोजन का बात कर लिए तो नाइट्रेट के रूप में लेता है, आयन के रूप में, यानी कि खनिज लवणों को आयन के रूप में ग्रहण करता है। कैसे ग्रहण करता है? आयन के रूप में, ठीक है, आयन के रूप में ग्रहण करता है। और 90% जो है, अब आते हैं हम लोग 90% के, पहले बात थोड़ा सा कर लेते हैं वाष्पोत्सर्जन का। तो आइए, वाष्पोत्सर्जन क्या है इसको समझते। कहता है कि पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यानी कहने का मतलब कि जस्ट लाइक जैसे गर्मी के दिनों में धूप पड़ने पे हमारा शरीर से भी वाष्पोत्सर्जन होता है, पसीना निकलता है और धीरे धीरे वो वाष्प के रूप में बन के उड़ जाता है, उसी तरह से पौधे के वायवीय भागों से, यानी कि आप जानते हैं
कि पत्ती, आप ध्यान से देखेंगे तो पत्ती का जब देखेंगे तो पत्ती में छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसको आप रंध्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रंध्र के नाम से जानते हैं, अस्टोमाटा के नाम से भी जानते हैं। अस्टोमाटा, इंग्लिश नेम इसका अस्टोमाटा है, हिंदी नेम रंध्र है। तो रंध्र के सहारे जितने भी पौधे जब भोजन बनाने के बाद, भोजन बनाते समय जो है उस सूर्य की रोशनी से अभिक्रिया करके जल वाष्पित होता है, और वाष्पित होकर रंध्र के द्वारा निकल जाता है। इसी क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। और लगभग इस क्रिया में 90% जल जो होता है वो वाष्पित हो जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस पे गौर करते हैं कि वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है। आखिर हम बात करेंगे अगर वाष्पोत्सर्जन ना हो तो क्या होगा। जैसे हम सपोज मान लेते हैं कि हम अगर भोजन ना लें या पोषण ना करें तो क्या हो सकता है। तो हम पोषण ना कर सकते हैं तो क्या होगा, हमारा शरीर विकसित नहीं होगा, धीरे धीरे हम कमज़ोर होकर मर भी सकते हैं, हमारा शरीर मृत्यु हो जाएगी हमारी उसी प्रकार वाष्पोत्सर्जन का महत्व हम आपको समझाते हैं। अगर जो वाष्पोत्सर्जन ना हो तो क्या होगा। तो वाष्पोत्सर्जन ना हो तो 3 काम हो सकता है। पहला तो पोषण नहीं होगा, पहला परिवहन नहीं होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, परिवहन नहीं होगा तो पोषण भी नहीं होगा। पोषण नहीं होगा यानी कि पूरा पौधा समाप्त हो जाएगा। देखिए हम आपको समझाते हैं क्या क्या हो सकता है। अगर जो वाष्पोत्सर्जन ना हो यानी जल ना निकले, जल का उत्सर्जन ना हो, जल पेड़ पौधे में जो गया वो निहित रह गया यानी कि वहीं पे समाहित हो गया, तो एक समय ऐसा आएगा कि पेड़ पौधे में जल की मात्रा घटेगी नहीं, जल तो पूरा लेवल तक हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अब जल पूरा बढ़ जाए तो आप समझ सकते हैं कि अगर जल पूरा जल परिवहन ना होगा, जल का अभाव फिर नहीं होगा, और अगर जल नहीं होगा तो उसमें जल द्वारा जो घोलित खनिज लवण होते हैं, खनिज लवण का तो धीरे धीरे अवशोषण होता जाएगा यानी कि उसका उपयोग होते जाएगा, जबकि जल का नहीं होगा। और जब जल का नहीं होगा, वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, तो जल का लेवल बढ़ जाएगा, और जल का लेवल बढ़ जाएगा तो जड़ से खनिज लवण जल के साथ जो आता था वो खनिज लवण आना बंद हो जाएगा। अब खनिज लवण नहीं है, जल के कोई जरूरी नहीं हर जगह जल हो ही जाएगा, ताकि जल का लेवल बढ़ जाएगा। जब तक पूरा भर नहीं जाएगा हर जगह लेवल, तब तक तो जल का अवशोषण होगा, जड़ जो है नीचे से खींचेगा। लेकिन जैसे ही जल पूरा जगह पूर्ति हो जाएगा उसके बाद तो जल को खींचना बंद कर देगा, और जल को खींचना बंद कर देगा तो उसके साथ आने वाले खनिज लवण भी आना बंद हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, सम्मोहन रुक जाएगा। जाइलम इधर से जो है वो सम्मोहन नहीं करेगा जल का, और जब जल का सम्मोहन नहीं, खनिज लवण का सम्मोहन नहीं होगा तो पत्ती भोजन नहीं बना पाएगी, और पत्ती भोजन नहीं बना पाएगी तो ऊपर से भोजन का भी सम्मोहन नहीं होगा, और भोजन का सम्मोहन नहीं होगा तो पोषण भी नहीं होगा। काहे कि जब तक भोजन नहीं होगा तब तक पोषण कैसे कर पाएगा कोई सजीव, और जब पोषण नहीं होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरे पेड़ पौधे की मृत्यु हो सकती है, पेड़ पौधों की मृत्यु हो सकती है। तो आप इतना बात तो समझ ही गए होंगे। तो मेरा आज का यही टॉपिक रहा, पौधे में परिवहन तक। अब हम आगे के टॉपिक में मनुष्य में और जंतुओं में एवं मनुष्यों में हम आपको बताएंगे कि परिवहन किस तरह से होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, और थोड़ा ढंग से नोट्स बनाएं, पढ़ें, हमसे जितना हो सकेगा हम आपको अपना बेस्ट देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे पास ना इतना सब्सक्राइबर है और ना लाइक्स है कि हमें कोई पैसा उससे मिलेगा, बट आपको फ़ायदा हो जाएगा कि जब भी हम अपना कोई नया वीडियो बेस्ट तरीक़ा से करके चढ़ाने का कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा। धन्यवाद।